चलो आगे देखते हैं। ढूंढाड़ शैली में कहा गया था कि जयपुर और जो अलवर क्षेत्र था इसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। जो जयपुर और अलवर का क्षेत्र था इसे किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। देखो, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना की थी, ये भी पढ़ा था। ऐसे लगभग अपन ने इस ढूंढाड़ शैली में जयपुर शैली को लगभग क्लियर कर लिया था। और जयपुर शैली के अपन ने पढ़े थे कि बेराट के बाग हैं, जो बेराट के बाग हैं, मोजामाबाद की छतरियां हैं, भारमल की छतरियां हैं, इनके माध्यम से क्या अपने को प्राचीन भित्ति चित्र हैं उनका अपने को पता चलता है कि प्राचीन भित्ति चित्र किस हिसाब से क्या बने हुए हैं। देखो, जयपुर में ऐसे माना जाता है कि 1562 में राजा भारमल की पुत्री जोधा भाई से सम्राट अकबर का विवाह हुआ था। उसके पश्चात से तभी से क्या शुरू हो गया था, यहाँ राजस्थानी शैली में अर्थात ढूंढाड़ शैली में मुगलों का प्रवेश शुरू हो गया था। और मुगलों का प्रवेश से मुगल शैली के चित्र भी प्रभावित थे। ठीक है। जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना करवाई थी। ये सबसे मोस्ट बात थी इसकी कि सूरत खाना था जो एक चित्रशाला थी जिसमें 50 से अधिक चित्रकार काम करते थे। 50 से अधिक चित्रकार काम करते थे जयपुर में, ठीक है, आमेर में। और यहाँ पर चंद्र महल, जय निवास, सिसोदिया रानी का महल आदि इमारतें भी स्थापत्य कला और वास्तुकला की एक बहुत बड़ी उदाहरण है ये। इन समय में जयपुर शैली में प्रत्येक जगहों पर भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ था। और जो ढूंढाड़ शैली है इसी के अंतर्गत जो विषय पढ़े थे अपन ने इसके, देखो अपन ने इसके विषय में पढ़े थे कि दरबारी जीवन से संबंधित चित्र, कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र, रामायण महाभारत, लोक जीवन, दैनिक जीवन पर आधारित चित्र और साधु संतों के चित्र ढूंढाड़ शैली में ज्यादा बनाए गए थे, ठीक है। और पशुओं की लड़ाइयों से संबंधित चित्र और यहाँ हाथियों की लड़ाई से संबंधित चित्र ज्यादा बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर एक जयपुर में ही आमेर तहसील में एक महाराजा जय सिंह ने सूरत खाने की स्थापना करवाई थी। जिस सूरत खाना वो फतेहपुर सीकरी में जो चित्रशाला स्थित थी, अकबर द्वारा स्थापित थी, उसी का एक दूसरा रूप था। क्योंकि यहाँ पर जो अपन ने बात की थी पहले कि अकबर के यहाँ वैवाहिक संबंध थे, इस चक्कर से यहाँ पर भी मुगल शैली का पूर्णतः प्रभाव था। तो सूरत खाने पर भी यहाँ पर पूर्णतः मुगल शैली का प्रभाव था। और यहाँ पर भी जो चित्रकार काम करते थे, इन चित्रकारों में 50 से अधिक चित्रकार काम करते थे और ये जयपुर शैली से मिले जुले चित्रकार थे। मतलब जयपुर शैली और मुगल शैली दोनों से संबंधित चित्रों का निर्माण ये करते थे, ठीक है। इसके बाद में अपन ने यहाँ के प्रमुख कलाकारों की बात की थी। तो कलाकारों में राम सेवक गोपाल, हुक्माराम, सीताराम, रामदीन, शिवदास, शालिग्राम, बात की थी ना अपन ने, जीवन राम वगैरह, ये सारे चित्रकार यहाँ पर 50 से अधिक चित्रकार काम करते थे। ये राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकारों में माने जाते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी, पशुओं की लड़ाइयों से संबंधित जो भित्ति चित्र थे, इनका निर्माण ज्यादा करवाया गया था, ठीक है। देखो, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं अभी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करवाई थी। किसने? जय सिंह ने 1857 में, जिसको महाराजा स्कूल ऑफ, पहले इसको क्या कहा जाता था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स इसको कहा जाता था। लेकिन कालांतर में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इसे पहले महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता था। इसमें कला की विधिवत शिक्षा दी जाती है। इसमें कला की विधिवत शिक्षा मतलब शुरू से ही, जैसे अपन 12वीं से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में वहां एडमिशन लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही वहां सिर्फ कला से संबंधित विषयों का ही अध्ययन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, जयपुर किशनपोल बाजार में स्थित है इस समय, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि अलवर जो शैली है इसमें क्या था, इससे की जयपुर शैली की बात करते हैं। जयपुर शैली में जो विषयों के साथ साथ इसकी विशेषताएं थी,
यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था, विशेषताएं नहीं पढ़ी थी अपन ने। तो विशेषताओं में इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? विशेषताएं नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य, इसकी नारी सौंदर्य। देखो नारी के आदमकद चित्र बने यहाँ पर, मतलब आदमकद का मतलब एक साधारण पुरुष की लंबाई के अनुसार, ठीक है, आदमकद चित्र बने हैं। पुरुष चित्रणों में वेशभूषा का पूरा ध्यान रखा गया है, नारी चित्रण में भी वेशभूषा अच्छी बनाई गई है, राजस्थानी से रिलेटेड वेशभूषा बनाई गई है, ठीक है। और इसके साथ ही पुरुष चित्रणों में भी अच्छी क्या पुरुष वेशभूषा बनाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर चित्रों में हाशिए बनाए गए हैं, जो हाशिए जो बने हैं चित्र के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको हाशिए कहते हैं। इन हाशियों में बेल बूटेदार कार्य भी किया गया है, इन हाशियों में बेल बूटेदार कार्य किया गया है। इनके वस्त्र आभूषण बहुत सुंदर बनाए गए हैं, सभी के वस्त्र आभूषण बहुत सुंदर बनाए गए हैं। और प्रकृति पशु पक्षी का भी चित्रांकन किया गया है, प्रकृति तथा पशु पक्षियों का चित्रांकन भी यहाँ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये 2-3 विशेषता अपन ने पढ़ी है। बोल रहा है सब म्यूट रहेंगे। हाँ, नारी चित्रण, पुरुष चित्रण, नारी तथा पुरुष चित्रणों में वेशभूषा अच्छी बनाई गई है, दोनों में ही आभूषणों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण और भवन स्थापत्य का भी चित्रांकन इसमें किया गया है, जो एक सुंदर है। ये इसकी विशेषताएं हो गई, ये इसकी जयपुर शैली की विशेषताएं हो गई। इसके अलावा जयपुर शैली की प्रमुख बात यह है कि इसमें गहरा नीला, गहरा नीला, गहरा नीला रंग प्रयोग में लिया गया है, गहरा नीला रंग, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। इसमें हीरे जवाहरात का भी काम होता था, जो अपन ने कल पढ़ा था, ये भी आप याद रखें, ठीक है। इस हिसाब से अपने जयपुर शैली लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था, आज अपन ने सिर्फ इसकी विशेषताएं देखी है और विशेषताओं में देखा है कि इसमें नारी सौंदर्य, पुरुष आकृतियां, पुरुष चित्रण दोनों बहुत अच्छे बनाए गए हैं। नारी आकृतियों में तथा पुरुष आकृतियों में दोनों में ही वस्त्र आभूषणों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा हाशिए बनाए गए हैं जिनमें नीला रंग भरा गया है, हाशियों में गहरा नीला रंग भरा गया है और प्रकृति का चित्रांकन किया गया है। प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों का चित्रांकन भी किया गया है। इसके साथ भवन स्थापत्य का भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक तो बता दो। पहली शैली पढ़ी थी अपन ने जयपुर शैली, दूसरी शैली पढ़ रहे हैं अपन उनियारा शैली, इसे टॉप शैली भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में इसका नाम कौन सा है? उनियारा ही है, याद रखना, उनियारा शैली, इसलिए खासतौर पर याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। देखो उनियारा की खास बात क्या है, इसमें 2 ही लाइन बहुत मोस्ट है जो अपन लिखेंगे। इसकी सबसे बड़ी बात है इसे टॉक शैली भी कहते हैं, ये खास तौर पर ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे टॉक शैली भी कहते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि उनियारा कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं उनियारा, टॉक को, ये याद रखेंगे। एक बात हो ये होगी, इसे टॉक शैली भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी इसमें से बात पढ़ेंगे अपन, यहां धीमा काशी, धीमा काशी, धीमा काशी और राम लखन चित्रकार थे। उनियारा में धीमा नाम का, काशी नाम का और राम लखन नाम के 3 ये चित्रकार थे जिन्होंने अच्छा काम किया। 3 ये चित्रकार थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, कहाँ? टोंक शैली, ठीक है। इसके अलावा एक बात और पड़ती है, यहाँ पर धार्मिक भित्ति चित्र, देखो धर्म से संबंधित चित्र ही बने हैं ज्यादातर यहाँ पे, और वो भी कौन से चित्र? भित्ति चित्र, याद रखेंगे खास तौर पर, धार्मिक भित्ति चित्र, धार्मिक भित्ति चित्र, ये 3 बातें अपन ने पढ़ी हैं उनियारा शैली। इससे ज्यादा अपने 12th के सिलेबस में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा अपने 12वीं कक्षा में कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। उनियारा शैली में
कौन से चित्रों का समावेश अधिक था? धार्मिक भित्ति चित्रों का। धीमा कौन सी शैली का चित्रकार था? उनियारा शैली का। काशी, रामलखन, ऐसे इन दोनों के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। उनियारा राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्र आता है? टोंक। बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वापस एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। उनियारा राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्र आता है? टोंक। धीमा, काशी या रामलखन कौन सी शैली के प्रमुख कलाकार थे? उनियारा शैली के। उनियारा शैली में कौन से चित्रों का समावेश अत्यधिक मात्रा में था या अत्यधिक था? धार्मिक चित्रों का समावेश। इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। किसी को यहां तक उनियारा में किसी कोई समस्या है तो बोलो। हमें कैसे पता चलेगा कि अलवर शैली में भी वास्तव में चित्रकला होती थी पहले? क्योंकि इनके तो भित्ति चित्र मिले हैं, औरों के ग्रंथ मिले हैं, तो इनका भी कैसे पता चलेगा? तो यहां पर भी क्या है, एक दान लीला नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, अलवर में एक दान लीला नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, जो इसके प्राचीन साक्ष्य हैं, इसके प्राचीन उदाहरण है कि वास्तव में अलवर शैली में भी पहले चित्रांकन किया जाता था। और कलाकार, इसका सुप्रसिद्ध कलाकार था जिसका नाम था डालूराम। इसका सुप्रसिद्ध चित्रकार था डालूराम। मतलब अलवर शैली की कभी भी आपके सामने बात आए तो आपके सामने तुरंत डालूराम का नाम याद आ जाना चाहिए कि डालूराम अलवर शैली का प्रमुख चित्रकार माना गया है और था। ठीक है। यहां पर पोथी चित्रण और नग्न चित्र आदि का समावेश ज्यादा था। यहां पर पोथी चित्रण अर्थात पुस्तकों पर, मतलब जो ग्रंथ बने हैं, किताबें बनी हैं, उनमें ज्यादातर चित्रांकन हुआ है। मतलब प्रत्येक कहानी को उन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शाया। किसमें? अलवर शैली में। इसके अलावा यहाँ पर न्यूड चित्र, जो नग्न चित्र होते हैं, वो ज्यादा बने हैं। नग्न आकृतियां बहुत ज्यादा बनाई गई है। कहाँ? अलवर शैली में। ये 3 बात इसकी याद रखें खासतौर पर। ये 3 ही बात इसकी ध्यान रखेंगे कि यहाँ दान लीला नामक एक ग्रंथ मिला है। कौन बोल रहा है? दान लीला एक ग्रंथ मिला है। यहाँ का प्रमुख चित्रकार था डालूराम। और यहाँ पर पोथी चित्रण और नग्न आकृतियां ज्यादा बनी हैं। ये 3 बातें इसकी भी ध्यान में रखेंगे। यहां तक किसी को अलवर शैली में कोई समस्या है? नेक्स्ट, अब शैली कौन सी आती है? शेखावटी। शेखावटी शैली, जो चौथी शैली है ढूंढाड़ शैली की। कौन सी? चौथी शैली है। देखो, शेखावटी को वैसे तो राजस्थान का भित्ति चित्रों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर भित्ति चित्रों का अत्यधिक मात्रा में समावेश हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का एक क्षेत्र है जिसे नवलगढ़ कहते हैं, झुंझुनू जिले में आता है वो। उस क्षेत्र में तो अत्यधिक मात्रा में हवेलियां बनी हुई हैं और उन हवेलियों पर बहुत से भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है। इस हिसाब से ये पूरा शेखावटी क्षेत्र ही भित्ति चित्रों के समावेश के कारण विश्व प्रसिद्ध हुआ, अर्थात राजस्थानी शैली में प्रसिद्ध हुआ और सब लोग इसे जानने लगे। किसके कारण? भित्ति चित्रों के कारण। प्रमुख कारण तो ये था। लेकिन इसकी थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं अपन, शेखावटी की और बात पढ़ लेते हैं। देखो, राव शेखाजी द्वारा शेखावटी की स्थापना की गई थी। राव शेखाजी द्वारा शेखावटी की स्थापना की गई थी। जो जिसमें मोस्ट बात है वही बता रहा हूं मैं। अब ऐसे मत बोलना इसकी किसने की थी, इसके किसने स्थापना की थी, कब हुई थी। जो अपने को मोस्ट लग रहा है कि इसमें से ये पूछा जा सकता है और पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, उसी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं सारी शैलियों को। तो जयपुर शैली भी उसी अंतर्गत पढ़ी है, उनियारा भी, अलवर भी, और अब शेखावटी भी वैसे पढ़ रहे हैं अपन। तो शेखावटी जो शैली है, इसकी स्थापना राव शेखाजी ने की थी। ठीक है। और ये भी पूछ ले कब की थी, तो 15वीं सदी में की थी। 15वीं शताब्दी। कब की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। किसने? राव शेखाजी ने। किसकी? शेखावटी की। देखो, एक इसकी सबसे प्रसिद्ध बात क्या है, शेखावटी की सबसे प्रसिद्ध बात क्या है
कि अपन ने प्राचीन कला केंद्र पढ़े थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पढ़े थे क्या? सिंधु घाटी पढ़े थे क्या ये? यस सर। हड़प्पा, हाँ, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, ये पढ़े थे अपन। इसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी कि यहाँ पर कांसे की ढलाई की जाती थी, यहाँ पर कांसे की ढलाई की जाती थी, अपन ने ये पढ़ी थी 11th क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता नामक चैप्टर था अपना एक, दूसरा ही, उस दूसरे चैप्टर में से अपन ने ये सब पढ़ा था कि कांसे की ढलाई कैसे की जाती है। और अपन ने देखा था कि एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी और मोम की प्रतिमा के ऊपर मिट्टी का आवरण लगाया जाता था और मोम की प्रतिमा पर मिट्टी का आवरण लगा के उसको सुखाया जाता था। जब वो क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से सूख जाता था तो उसमें एक छेद निकालकर उसको गर्म किया जाता था, जिससे कि मोम पिघल के सारा बाहर निकल जाता था और जो वो आवरण बचा रहता था उस आवरण में पिघला हुआ कांसा डाल दिया जाता था और उस हिसाब से उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। धीरे धीरे वो सूख जाता था तो मिट्टी के आवरण को, उस पे से मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था और मिट्टी के आवरण को हटाने के बाद जो प्रतिमा बचती थी वो कांसे की प्रतिमा कहलाती थी। ऐसे ही अपने सभी मूर्तियों के लगभग कांसे की ढलाई से कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था नर्तकी की कांसे की मूर्ति, जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति थी जो अपने हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। ये सब अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? ये इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जो कांसा तांबा प्रयोग हुआ था, कांसे और तांबे का प्रयोग हुआ था, वो सारा शेखावाटी से गया था। आप ये सोचेंगे कि इस समय जो कांसे का प्रयोग किया गया था, तांबे का प्रयोग किया गया था, धातु का जो भी प्रयोग किया गया था, मिश्रित धातु का, वो यहाँ शेखावाटी से ही, और शेखावाटी में भी कहा, शेखावाटी का क्षेत्र है झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, और झुंझुनू में भी कहा, खेतड़ी, झुंझुनू का क्षेत्र है, खेतड़ी तहसील है, उस तहसील में से यहाँ बहुत बड़ी खाने हैं, यहां से क्या लेके गए थे? कांसा तांबा, ये लेके गए थे कहा? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका मिलाप अर्थात ये प्राचीन कला केंद्रों से मिला हुआ था। जिस समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यताएं विकसित हो रही थी उस समय ये मिले थे, उस समय शेखावाटी से यहाँ पर धातु जाती थी। ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। तो अपन इसको सही लाइन में लिखेंगे कैसे कि, हाँ देखो, राव शेखा ने इसकी स्थापना कर दी थी। यहां से लाइन से कैसे पढ़ेंगे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता में काम में लिया जाने वाला, काम में लिया जाने वाला क्या था? क्या काम में लिया जाता था? तांबा और कांसा। शाबाश, तांबा। यहीं से जाता था। कहां से? तांबा शेखावाटी से, शेखावाटी से लिया जाता था। ये बात आप खास तौर पे इसके बाद ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है क्या कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा काम में लिया जाता था वो सारा तांबा कहां से जाता था? खेतड़ी से, अर्थात झुंझुनू से, अर्थात शेखावाटी क्षेत्र से जाता था। ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे फेमस बात क्या है? यहाँ पर हर्ष की पहाड़ियां हैं, हर्ष की पहाड़ियां जो सीकर जिले में स्थित है, हर्ष की पहाड़ियां स्थित है। ये भी एक विश्व प्रसिद्ध, अर्थात इनको विश्व में जाना जाता है इन पहाड़ियों को, जहां पर हर्ष देवता का मंदिर माना जाता है। ये हर्ष की पहाड़ियां भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी बातें प्रसिद्ध है शेखावाटी में, और कौन कौन सी बातें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है कि यहाँ पर मंदिर सभ्यता और स्थापत्य कला भी विकसित हुई। यहाँ मंदिर सभ्यता और स्थापत्य कला भी विकसित हुई। इन दोनों के मायने से यहाँ पर स्थित मंदिरों में सालासर के वीर हनुमान जी मंदिर, साकंबरी का मंदिर, ठीक है, इसके अलावा है जीर्ण माता का मंदिर, हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है, और इसके अलावा खाटू श्याम जी मंदिर, और इसके अलावा रींगस के भैरू जी का मंदिर, ये भी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं, स्थापत्य कला के लिए, ये याद रखेंगे।
स्थापत्य कला के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन कौन से मंदिर बताए मैंने? शाकंभरी, सालासर, जीण माता, खाटू श्याम जी और भैरू जी रिंगस, ये मंदिर भी शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में से माने जाते हैं, जहां पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। ये याद रखेंगे, ये अपने है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र के मूल प्रवृत्तियां, शेखावाटी क्षेत्र के जो मूल कलात्मक पहलू हैं, उसमें इनको माना जाएगा, क्योंकि शेखावाटी शैली में ही ये सारे मंदिर स्थापत्य आते हैं। अर्थात शेखावाटी में मंदिर स्थापत्य भी अपने चरमोत्कर्ष पर है, जिसके हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात अपने को इसमें याद रखनी है। यहां तक किसी को समस्या तो बोलो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखो, यहाँ के जो चित्रकार थे, यहाँ के शेखावाटी के जो चित्रकार थे, उनको मतलब चेजारा कहा जाता था। ये बात सही है आपकी, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। नहीं तो पूरा ऐसे तो आपको पता है, उनियारा जो शैली है उसके 2-3 पेज में अगर अपन बात करें, 2-3 पेज लिखे जाएंगे अपने। उनियारा शैली के जो कलाकार हैं, वो भित्ति चित्रों का निर्माण किया था, धार्मिक चित्रों से संबंधित। उन धार्मिक चित्रों में कृष्ण लीलाएं, ठीक है, कृष्ण बलराम, शिव की विविध अवतार, ऐसे बहुत से ऐसे व्याख्या की गई है। पूरे चित्रों की व्याख्या है कि कौन चित्र में कितने, और बड़े बड़े दीवार में बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं। हालांकि ये सही बात है आपकी कि शेखावाटी क्षेत्र में जो चित्र वगैरह बनाते थे उसको चेजारा कहा जाता था, ठीक है। ये कुम्हार जाति से बिलोंग करते थे, इनको चेजारा कहा जाता था। लेकिन ये एक अलग टॉपिक हो गया, ये अपने साथ में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और कुछ? नो सर। जो आज पढ़ा है अपन ने, जो आज पढ़ा उसको देख लेते हैं। उनियारा शैली में टोंक शैली कहते हैं उनियारा शैली को। धीमा, काशी और राम लखन इसके प्रमुख चित्रकार थे। धार्मिक चित्र यहाँ पर ज्यादा बने गए हैं। इसके बाद में अलवर शैली की बात की थी अपन ने, यहाँ पर दान लीला नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं यहाँ पर अलवर शैली में सुदृढ़ तरीके से चित्रकारी होती थी। इसके बाद में यहाँ पर डालू नाम का एक प्रमुख चित्रकार था, जिसकी वजह से यहाँ चित्रकारी फेमस हुई थी। यहाँ पर पोथी चित्रण और नग्न चित्र ज्यादा बनाए गए थे। इसके अलावा शेखावाटी चित्र की बात करें अपन, शेखावाटी शैली, इसमें स्थापत्य कला का ज्यादा विकास हुआ था। स्थापत्य कला का ज्यादा विकास हुआ। यहाँ मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की दृष्टि से यहाँ पर शाकंभरी, जीण माता, ठीक है, शाकंभरी, जीण माता, सालासर, खाटू श्याम जी और रिंगस के भैरव मंदिर प्रमुख माने जाते हैं, जिनपे हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना राव शेखा जी ने की थी, जो कब की थी? 15वीं सदी में की थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा काम में लिया जाता था, वो शेखावाटी क्षेत्र से ही लेकर काम में लिया जाता था। ये अपन ने क्लियर कर लिया ढूंढार शैली। यहाँ इस ढूंढार शैली में किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो अभी भी, नहीं तो अगला। जो राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र थे उनकी बात करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने चारों शैलियां कंप्लीट कर ली है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार, चारों शैलियां अपन ने पढ़ ली है। चारों शैलियों की पूरी उपशैलियां भी अपन ने पढ़ी है, ठीक है, पूरी उपशैलियां भी अपन ने अच्छे से पढ़ ली है। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछना। कि राजस्थानी शैली में एक बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताना। अब अपन बात करेंगे चित्रों की, फिर अपन बात करेंगे, अपन संपूर्ण राजस्थानी शैली के चित्रों की बात करेंगे, फिर संपूर्ण राजस्थानी शैली के विषयों की बात करेंगे, फिर संपूर्ण शैली के ही विशेषताओं की बात करेंगे। ऐसे 3 टॉपिक और बचे हुए हैं अपने पास। ये 3 टॉपिक अपन और क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक अपना राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के प्रमुख चित्र, राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र, ये अपना पहला टॉपिक है। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र, राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र, ठीक है, टॉपिक हो गया। पहले नंबर पे अपने सबसे टॉप मोस्ट पे जो कौन सा चित्र था वो आएगा, कौन सा है? बणी ठनी। इसे बनी ठनी भी कहते हैं, शुद्ध नाम और राजस्थानी नाम यही है, बणी ठनी, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं बणी ठनी की। सुप्रसिद्ध चित्र था, ध्यान से सुनना, सबसे मोस्ट चित्र है। हर बार इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाए चाहे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, जरूर पूछा जाता है 101%। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसको अपन अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो राजस्थानी शैली बणी ठनी, सबसे पहले बात करते हैं ये शैली है कहाँ की। तो ये शैली है मारवाड़ शैली की उपशैली थी, जिसका नाम था किशनगढ़ शैली।
मारवाड़ शैली थी, उसकी उपशैली थी किशनगढ़ शैली, उसमें बना हुआ चित्र था कौन सा? बनी ठनी। याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा सेकंड बात करें इसमें, तो इसका निर्माण किया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। देखो अगर अपन इसकी वैसे डिटेल पढ़ेंगे बहुत गहराई से तो ये 3-4 पेज में इसकी डिटेल पूरी होगी, लेकिन अपन 5-10 टॉपिक में 5-10 टॉपिक में ही अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, और सारी बात भी पढ़ लेंगे, एक बात भी छोड़ेंगे नहीं अपन इसमें से, सारी बात भी पढ़ लेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज कि कहाँ कौन शैली में है? मारवाड़ शैली में। मारवाड़ की कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में। याद रखेंगे बनी ठनी चित्र किससे लिखा है? किशनगढ़ शैली का ही लिखेंगे। इसके अलावा किसने निर्माण किया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने। देखो एक दार्शनिक थे जिनका नाम था एरिक डिकन्सन। एरिक डिकिंसन, इनका नाम था एरिक डिकिंसन। इन्होंने बनी ठनी चित्र को, एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की मोनालिसा कहा था। देखो जो एरिक डिकिंसन थे, बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा, ये ठीक गलत है, मोनालिसा कहा था। ठीक है, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। अब देखो मोनालिसा क्या होती है? एक यूरोपीय चित्रकार थे, पेरिस के चित्रकार थे, जिन्होंने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था, जो एक हास्यप्रद चित्र था। जिस दिशा में आप देखोगे उसी दिशा में देखेगी। आप अगर दुखी मन से देखोगे तो ऐसे दिखेगा वो चित्र कि वो भी रो रहा है, और आप अगर खुशी मन से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि वो चित्र मुस्कुरा रहा है। ऐसा कुछ अजीबोगरीब चित्र है जिसका नाम है मोनालिसा, और इस मोनालिसा की संज्ञा दी गई है बनी ठनी को। अर्थात मोनालिसा, जो पेरिस में मोनालिसा प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है। याद रखेंगे इस बात को। एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट रहेगा इसका कि जो बनी ठनी थी ये राजा सावंत सिंह की दासी या प्रेमिका थी। सावंत सिंह थे, इनकी दासी या प्रेमिका थी। दासी या प्रेमिका थी कौन? बनी ठनी, दासी और प्रेमिका। ठीक है, बनी ठनी राजा सावंत सिंह, सावंत सिंह कौन से लिखे थे? किशनगढ़ से लिखे, उसकी दासी या प्रेमिका थी। याद रखेंगे इस बात को। इसके आगे देखो बनी ठनी का नेक्स्ट, बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ सजी धजी, सजी धजी है। बनी ठनी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सजी धजी। याद रखेंगे इस बात को। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ किसे कहा गया है? सजी धजी को। ठीक है, इसके अलावा देखो बनी ठनी स्वयं कवित्री और गायिका थी। जो बनी ठनी थी ये स्वयं कवियत्री और गायिका थी। स्वयं गाती भी थी और कवि भी थी ये, मतलब कविताएं भी लिखती थी। जैसे बिहारी सतसई लिखी थी इसने, बिहारी सतसई इसने लिखी भी थी। बिहारी सतसही से संबंधित इसने काव्य लिखे थे। बिहारी सतसही से संबंधित इसने काव्य लिखे थे। याद रखना इस बात को। इसका निर्माण 1755 से 1757 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1755 से 1757 के मध्य। किसका? बनी ठनी चित्र का। कब निर्माण हुआ था? 1755 से 1757 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, वर्तमान में यह चित्र कहां सुरक्षित है? अजमेर संग्रहालय में। वर्तमान में यह चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, में सुरक्षित है।
ठीक है। वर्तमान में ये है चित्र जो है बणिठनी का चित्र, ये अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। इसके अलावा देखो इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। इसकी जो एक प्रति है वो कहाँ है? पेरिस में। याद रखेंगे कहाँ सुरक्षित है? पेरिस में। एक कृति है इसकी जो कहाँ सुरक्षित है? पेरिस में। इसके अलावा देखो 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 को भारत सरकार का डाक विभाग, भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पर एक डाक टिकट जारी किया था, जारी किया। याद रखेंगे ये सबसे मोस्ट बात है इसकी। 5 मई 1973 को भारत सरकार का जो डाक विभाग है उसने बणिठनी चित्र पर एक डाक टिकट जारी किया था। उस टिकट पे भारत सरकार का क्या लिखा हुआ आता था? डाक टिकट जारी किया था, जिसमें भारत सरकार डाक टिकट जिसमें बणिठनी चित्र की प्रति लगी हुई थी। अर्थात 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 को भारत सरकार के डाक विभाग ने बणिठनी चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बात है इसकी कि इसमें नारी को लज्जा युक्त दिखाया गया है। इसमें नारी को लज्जा युक्त दिखाया है। ये सारी बात हो गई इसकी बणिठनी चित्र की। याद रखेंगे इसको अच्छे से, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बणिठनी चित्र में एक बार वापस देख रहे हैं अपन बणिठनी चित्र को। मारवाड़ की उपशैली किशनगढ़ शैली में बणिठनी चित्र का निर्माण हुआ था। इस बणिठनी चित्र का निर्माण मोर ध्वज निहाल चंद ने किया था। एरिक डिकिंसन ने बणिठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था। बणिठनी राजा सावंत सिंह की दासी और प्रेमिका थी। बणिठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। बणिठनी स्वयं एक कवियत्री और गायिका थी जिसने रसिक बिहारी या रसिक प्रिया, रसिक बिहारी या बिहारी सत्सई से संबंधित इन्होंने काव्य लिखे थे। इसके अलावा 1755 से 1757 के मध्य बणिठनी चित्र का निर्माण हुआ था। वर्तमान में यह चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है और एक प्रति इसकी पेरिस में भी सुरक्षित है। 5 मई 1973 को भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पर एक डाक टिकट जारी किया था। इसमें नारी को लज्जा युक्त बनाया गया है। यहां तक किसी को समस्या है क्या?